हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी एवरेज, टी 50% एंड टी 70% आर इन ऑर्डर। किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एवरेज टाइम, हाफ लाइफ टाइम और 75% कंप्लीशन के लिए लगने वाला टाइम के बीच में क्या रिलेशन होगा। So friends, as we know that for first order reaction, the T average, that is half life average lifetime, is equal to 1.44 times of half lifetime। कि किसी भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए एवरेज लगने वाला टाइम या एवरेज लाइफ टाइम हाफ लाइफ टाइम का 1.44 होता है और T 75%, दैट इज 75% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम हाफ लाइफ टाइम का 2 टाइम्स होता है। सो अगर इसको हम अरेंज करेंगे, सो दैट इज़ T50 हाफ लाइफ टाइम सबसे कम होगा, उसके बाद हमें मिलेगा T एवरेज और सबसे ज़्यादा मिलेगा T 75%। सो ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ जीरोथ ऑर्डर रिएक्शन एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर फाउंड टू बी सेम। हाफ लाइफ टाइम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए सेम पाए गए हैं। द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट्स ऑफ द रिएक्शन विल बी, इनिशियल रेट्स के बीच में रेशियो क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। फ्रेंड्स, हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन विल बी टी हाफ इज इक्वल टू इनिशियल कंसनट्रेशन, दैट इज R0 अपॉन 2 इंटू रेट कॉन्स्टेंट के, और यहाँ हम इस रेट कांस्टेंट को बोल देते हैं K0 फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। एंड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के, यहाँ हम रेट कांस्टेंट को K1 बोल देते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ टाइम और फर्स्ट ऑर्डर के लिए लगने वाला हाफ लाइफ टाइम दोनों इक्वल पाए गए हैं। सो यहाँ से हम लिखेंगे R0 अपॉन 2K नोट इज इक्वल टू 0.693 upon K1. Now we know that rate for zero order reaction will be given by R0 equal to K0, concentration की पावर 0, concentration की पावर 0। और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट दिया जाता है R1 इज इक्वल टू K1 इंटू कंसनट्रेशन की पावर 1। सो कंसनट्रेशन हम यहाँ R लिख लेते हैं। सो फर्दर सोल्व करने पर R0 इज इक्वल टू ओनली K0, R0 की वैल्यू सिर्फ K0 इक्वल आई है, और R1 की वैल्यू आई है R1 इज इक्वल टू K1, कंसनट्रेशन लिख लेते हैं कंसनट्रेशन ऑफ R। सो R1 इज इक्वल टू K1 इंटू R। हमसे पूछा गया था इन दोनों ही रिएक्शन के इनिशियल रेट का रेशो। सो अगर हम R0 को डिवाइड करते हैं R1 से, सो इट इज इक्वल टू K0 अपॉन K1 इंटू R। फ्रॉम दिस रिलेशन, इस स्टार रिलेशन से हम K0 बाय K1 अगर कैलकुलेट करें और उसको यहाँ पर पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ से हमें ऑप्शन डी वैल्यू मिलेगी। सो 1 अपॉन, दैट इज 1 अपॉन 2 इंटू 0.693 will be right answer. Question number 3. A first order reaction is carried out starting with 10 mole per liter of the reactant. एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की स्टार्टिंग की गई है जिसमें 10 मोल्स से स्टार्टिंग की गई है रिएक्टेंट्स की, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स की है 10 मोल पर लीटर, एंड इट इज़ 40% कंप्लीट इन 1 आवर, और 40% ये 1 आवर में कंप्लीट हो जाता है। If the same reaction is carried out with an initial concentration of 5 mole per liter, अगर वही सेम रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं लेकिन अब की बार हम इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर यूज़ करने की बजाय सिर्फ 5 मोल पर लीटर यूज़ करेंगे, पूछा है द परसेंटेज ऑफ द रिएक्शन दैट इज़ कंप्लीटेड इन 1 आवर विल बी। तो बताइए कि 1 आवर में कितना परसेंटेज कंप्लीट होगा। फ्रेंड्स, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन the time taken for a particular fraction of reaction is independent of the initial concentration.
कि किसी एक पर्टिकुलर फ्रैक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला जो टाइम होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होता है, यानी डिपेंड नहीं करता है। सो चाहे हम इनिशियल कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर लें, चाहे हम इनिशियल कंसंट्रेशन 5 मोल पर लीटर लें, 40% कंप्लीट होने में जितना टाइम तब लगा होगा उतना ही टाइम अभी भी लगे होगा। यानी कि अगर पहले 40% कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम 1 आवर था, तो अभी भी 40% ही कंप्लीशन होगा 1 आवर में। सो 1 आवर में कंप्लीट होने वाला जो फ्रैक्शन है वो 40% ही होगा। सो ऑप्शन ए करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, इन द स्टडी ऑफ इन्वर्जन ऑफ सुक्रोज इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हम सुक्रोज के इन्वर्जन की स्टडी कर रहे हैं एसिड की प्रेजेंस में। If R0, R infinity and RT represent the polarimeter readings at time 0, T and infinity respectively. अगर 0 टाइम पर, T टाइम पर और इनफाइनाइट टाइम पर पोलरीमीटर की रीडिंग्स को रिप्रेजेंट किया गया है R0, R infinity और RT से, देन एट द 50% इन्वर्जन, जब 50% इन्वर्जन हो चुका होगा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशनशिप होल्ड्स गुड, इनमें से कौन से रिलेशनशिप वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। सो फ्रेंड्स, अगर ज़ीरो टाइम में इन्वर्जन हुआ है R0 और T टाइम में इन्वर्जन हुआ है RT, तो हम यहाँ से पता लगाएंगे कि इस टाइम T के अंदर, 0 से इस टाइम T के अंदर कितना इन्वर्जन हुआ। दैट इज़ R0 माइनस RT। R0 माइनस RT इन्वर्जन हुआ है फ्रॉम 0 टाइम टू T टाइम, एंड इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ सुक्रोज डिकम्पोज्ड और इन्वर्टेड। इसी टाइप से अगर 0 टाइम और इनफाइनाइट टाइम के बीच हम देखें कि टोटल कितना इन्वर्जन हुआ। सो T टाइम में इन्वर्जन जो रीडिंग थी पोलरीमीटर की R0 है, इनफाइनाइट टाइम पर जो पोलरीमीटर की रीडिंग है वो R इन्फिनिटी है। कितना हुआ? R0 माइनस R इन्फिनिटी। ये जो इन्वर्जन आया है, पोलरीमीटर की जो रीडिंग आई हैं, दिस इज इनिशियल कंसंट्रेशन ए। ये इनिशियल कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। किसी पर्टिकुलर टाइम पर जो रीडिंग आई थी, उनका जो चेंज है वो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर प्रेजेंट या रिएक्टेड या इन्वर्टेड सुक्रोज की कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो पूछा है देन एट द 50% इन्वर्जन, 50% इन्वर्जन के दौरान इनमें से कौन सी रिलेशनशिप अच्छी होगी। तो 50% इन्वर्जन का ये मीनिंग है कि जो अमाउंट होगी सुक्रोज की वो इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ हो चुकी होगी। दैट इज x इज इक्वल टू a/2। 50% इन्वर्जन का मतलब है कि टोटल कंसंट्रेशन में से 50% सुक्रोज इन्वर्ट हो चुका होगा। सो जितना इन्वर्जन हुआ होगा दैट इज x, वो इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल सुक्रोज की क्वांटिटी का हाफ होगा। सो यहाँ से अगर हम इस रिलेशनशिप को रखते हैं, x जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R0 माइनस RT, और वो इक्वल हो चुका है R0 माइनस R इन्फिनिटी अपॉन 2k। सो जब इस इक्वेशन को हम यहाँ से सोल्व करते हैं, सोल्व करने पर हमें यहाँ से ऑप्शन मिलेगा B, दैट इज RT इज इक्वल टू 1/2 ऑफ R0 प्लस R इन्फिनिटी। क्वेश्चन नंबर 5, द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 0.0693 पर मिनट स्टार्टिंग विद 10 मोल पर लीटर, द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर 10 मिनट्स विल बी। रेट कांस्टेंट हमें दिया गया है, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट में सिर्फ और सिर्फ टाइम मेंशन है, इसलिए जो रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है इसके लिए रेट कांस्टेंट की वैल्यू दी गई है 0.0693 मिनट इनवर्स। स्टार्टिंग विद, हमने स्टार्टिंग जो की है वो है 10 मोल पर लीटर से। सो स्टार्टिंग इनिशियल कंसंट्रेशन अगर हम लिखेंगे दैट इज विल बी 10 मोल पर लीटर। स्टार्टिंग कंसंट्रेशन 10 मोल पर लीटर है। पूछता है 10 मिनट के बाद में रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा आफ्टर टाइम 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद में रिएक्शन की स्पीड क्या होगी, रेट क्या होगा, कैलकुलेट करना है। सो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t लॉगरिथम ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन। ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है।
तो यहाँ से अगर हम के हमें मेंशन है 0.0693 इज इक्वल टू 2.303, टाइम हमें बताया गया है 10 मिनट्स, दैट इज लोगरिथम। इनिशियल कंसंट्रेशन हमें दी है 10 अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन हमें यहाँ से कैलकुलेट करनी है। तो जैसे आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलती है वैल्यू 0.693 डिवाइडेड बाय 2.303 इज इक्वल टू logarithm ऑफ 10 अपॉन logarithm r, जो कि फर्दर आगे 0.693 को डिवाइड करेंगे 2.303 से, सो इट विल बी 0.3010 is equal to logarithm 10 upon r. You know that 0.3010 is equal to logarithm 2, so हम 0.3010 को लिख लेते हैं, logarithm 2 is equal to logarithm 10 upon r। यहाँ से अगर हम सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें easily r की वैल्यू मिलेगी 5 मोल पर लीटर। दैट इज़ 10 मिनट के बाद में जो कंसंट्रेशन रह गई होगी वो आपकी 5 मोल पर लीटर रह गई होगी ना। हमें रेट कैलकुलेट करना है, सो रेट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन एट दैट टाइम। सो रेट कांस्टेंट में दिया गया है 0.0693 और यहाँ से जो कंसंट्रेशन मिली दैट इज 5, सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी 27 डिग्री सेल्सियस पर 2 किलो कैलोरी से कम हो जाती है। द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज बाय, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितने क्वांटिटी कितने टाइम से इंक्रीज होगा। फ्रेंड्स वी नो दैट अकॉर्डिंग टू आरएनएस इक्वेशन K इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT, दैट इज आरएनएस इक्वेशन। सो यहाँ पर दो कंडीशन दी गई हैं, दो केसेस दिए गए हैं। सो फॉर फर्स्ट केसेस हम लिख लेते हैं K इज K1 एंड फॉर सेकंड केस जिस केस में एक्टिवेशन एनर्जी को 2 किलो कैलोरी से कम किया गया है दैट इज K2 A इज इक्वल टू E की पावर माइनस एक्टिवेशन एनर्जी 2 कम हुई है डिवाइडेड बाय RT। अगर हम इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे सो K इज इक्वल टू A E की पावर माइनस EA अपॉन RT अलग लिख लिया जाएगा एंड E की पावर 2RT वो अलग आ जाएगा। सो K1 इज इक्वल टू A इंटू E की पावर माइनस EART, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अगर हम डिवाइड करते हैं K2 बाय K1 सो A इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT इंटू E की पावर 2RT को अगर हम डिवाइड करेंगे A इंटू E की पावर माइनस EA अपॉन RT से, सो ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। सो K2 बाई K1 इज इक्वल टू E की पावर 2 इंटू RT। फ्रेंड 27 डिग्री सेल्सियस दिया गया है जो कि ईजिली अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे सो इट इज़ 300 केल्विन, 300 केल्विन बनेगा। यहाँ से अगर हम सोल्व करते हैं दोनों साइड लेंगे लोगरिथम, नेचुरल लोगरिथम, सो ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू 2RT ln E एंड ln E इज इक्वल टू 1, ln E की वैल्यू 1 होती है। सो यहाँ से ln K2 बाई K1 इज इक्वल टू 2 इंटू RT। ln को हम लोगरिथम में कन्वर्ट करेंगे सो लोगरिथम ऑफ K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू 2 इंटू, और ln को लोगरिथम में कन्वर्ट जब करते हैं तो 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं वो वैल्यू नीचे आकर के डिवाइड हो जाएगी। सो 2 अपॉन 2.303, R इज 8.314 एंड टेम्परेचर इज T। तो फ्रेंड जब यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे K2 बाई K1 का, टेम्परेचर इज 300 केल्विन, सो इट विल बी 28 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 7, अगर किसी इक्वेशन के लिए रेट इज इक्वल टू K इंटू हाइड्रोजन आयन कंसेंट्रेशन की पावर n इज द ऑर्डर एंड इट बिकम्स 100 टाइम्स, और ये रेट 100 टाइम्स हो जाता है जब किसी सॉल्यूशन की pH 2 से 1 पर आती है। सो फ्रेंड्स व्हेन pH इज 2
जब pH उसकी 2 थी तो हम लिख सकते हैं द कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव विल बी 10 की पावर -2 एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन रेट विल बी गिवन बाय रेट इज इक्वल टू K इंटू H की कंसेंट्रेशन 10 की पावर -2 की पावर n. बट when the concentration when the pH will become 1, जब उस सॉल्यूशन की pH 1 हो जाती है, दैट इज H की कंसेंट्रेशन विल बी 10 की पावर -1. तो जो रेट आता है, इक्वेशन की जो स्पीड आती है, वो पहले वाली स्पीड के कंपैरिजन में 100 टाइम्स हो जाती है. सो इस कंडीशन के लिए जो रेट बनेगा दैट इज 100 टाइम्स विल बी इनिशियल रेट, या 100 टाइम द रेट इन द फर्स्ट केस. तो अगर फर्स्ट केस में हमने रेट को रेट से रिप्रेजेंट किया गया था, तो सेकंड केस में वो जो रेट होगा वो 100 इंटू रेट बनेगा, दैट इज K इंटू 10 की पावर -1 की पावर n. सो बाय डिवाइडिंग इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 1 से, सो 100 इंटू रेट डिवाइडेड बाय रेट इज इक्वल टू K इंटू 10 की पावर -1 अपॉन n अपॉन K इंटू 10 की पावर -2 अपॉन n पावर n. तो रेट से रेट यहाँ कैंसिल हो जाएगा, K से क्या कैंसिल हो जाएगा. इजीली जब हम यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे 100 इज इक्वल टू 10 की पावर -1 अपॉन 10 की पावर -2 की होल पावर n हो जाएगी. तो फर्दर सोल्व करने पर 100 इज इक्वल टू 10 की पावर n आ जाएगा. दैट इज 10 की पावर -2 जब ऊपर जाएगा, सो 10 की पावर +2 होगा, उसमें से माइनस सब्ट्रैक्ट होगा, तो 10 की पावर n. सो हम 100 को लिख सकते हैं 10 की पावर 2, उधर आके 10 की पावर n. सो हियर n विल बी इक्वल टू 2. सो इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा वो सेकंड होगा. क्वेश्चन नंबर 8, हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 100 मिनट. हाफ लाइफ पीरियड किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 100 मिनट है. आफ्टर 144.3 मिनट्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड टू. 144.3 मिनट के बाद में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होकर इनिशियल कंसंट्रेशन का या ओरिजिनल कंसंट्रेशन का कितना हो जाएगी. सो हियर T हाफ इज इक्वल टू 100 मिनट्स. एंड फ्रेंड्स वी नो दैट अगर हम यहाँ से एवरेज लाइफ कैलकुलेट करते हैं, सो इट विल बी 1.44 इंटू T हाफ. सो 1.44 T हाफ हमें दिया गया है 100, सो इट विल बी 1.144 मिनट्स. अगर हम इसको पूरा विद इन द 3 डेसिमल प्लेस लेके चलते हैं तो ये 1.443 आता है. सो यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 144.3 मिनट्स. मतलब ये जो अगर हम T हाफ 100 के कंपैरिजन में एवरेज लाइफ कैलकुलेट करते हैं, सो इट विल बी 144.3 मिनट्स. यानी उस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो एवरेज लाइफ टाइम है वो 1.443 मिनट्स दिया गया है, और वो हमसे उतने ही मिनट के बाद पूछता है कि कितनी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बच गई होगी. सो फ्रेंड्स ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की प्रॉपर्टी है कि एवरेज लाइफ टाइम के बाद में बचने वाली या कंसंट्रेशन जो रिड्यूस हो जाती है आफ्टर एवरेज लाइफ टाइम विल बी 1/E टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कंसंट्रेशन. यानी एवरेज लाइफ टाइम में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ओरिजिनल कंसंट्रेशन का 1/E टाइम्स हो जाती है. सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट है. पूछा फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस या फॉर एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, किसी एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा H रिप्रेजेंट करता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को किलोजूल पर मोल में. पूछता है द मिनिमम वैल्यू फॉर द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन. एक्टिवेशन एनर्जी की कम से कम कितनी वैल्यू होनी चाहिए. सो फ्रेंड्स हम ग्राफ बनाते हैं. फॉर एंडोथर्मिक प्रोसेस द ग्राफ विल बी लाइक इफ दिस इज द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड आफ्टर ट्रांजिशन for endothermic process this is the energy of product, that is EP. So enthalpy of reaction is the difference between energy of product and energy of reactant. This is delta H. ये delta H बताया गया है, बट हमें जो पूछा गया है वो पूछा गया है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में. फ्रेंड्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड द थ्रेशोल्ड एनर्जी. तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू होती है एक्टिवेशन एनर्जी. सो यहाँ से क्लियरली हमें दिखाई दे रहा है कि जो एंथैल्पी चेंज आया इस प्रोसेस से उससे कहीं ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगी,
सो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। A chemical reaction was carried out at 300 and 280 Kelvin respectively. एक केमिकल रिएक्शन को एक बार 300 केल्विन पर, एक बार 280 केल्विन पर कैरी आउट किया गया है। 300 केल्विन पर जो रेट कांस्टेंट आया है उसको K1 से रिप्रेजेंट किया है, 280 पर जो रेट कांस्टेंट आया है उसको K2 से रिप्रेजेंट किया है। हमसे K1 K2 में रिलेशन पूछा गया है। फ्रेंड्स, फॉर 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर, जब भी 10 डिग्री या 10 केल्विन राइज होता है टेम्परेचर में तो रेट कांस्टेंट 2 टाइम्स हो जाता है। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ 280 से 300 यानी 20 केल्विन या 20 डिग्री सेल्सियस का चेंज आया है। सो जो रेट कांस्टेंट होगा 300 केल्विन पर वो 4 टाइम्स होगा 280 केल्विन पर। सो K1 की जो वैल्यू है यानी K1 इज दैट रेट कांस्टेंट एट 300 केल्विन, वो K2 का 4 टाइम्स होगी। दैट इज K1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ K2। सो यहाँ से अगर हम K2 कैलकुलेट करेंगे सो दिस इज इक्वल टू K1/4, दैट इज इक्वल टू 0.25 इंटू K1। सो ऑप्शन सी करेक्ट है। पूछा कोलिजन थ्योरी इज अप्लीकेबल टू। फ्रेंड्स, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कोलिजन थ्योरी बायोमोलिकुलर रिएक्शन के लिए अप्लीकेबल होता है। द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज हाफ्ड एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन इज डबल्ड। किसी रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम हाफ हो जाता है अगर उसकी इनिशियल कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाता है। हमसे पूछा गया है रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। फ्रेंड्स, किसी भी इक्वेशन के लिए जो जनरल हम हाफ लाइफ टाइम लिखते हैं T हाफ इज इक्वल टू 1 इनिशियल कंसंट्रेशन की पावर n-1। सो यहाँ बताया है कि अगर कंसंट्रेशन को 2 टाइम किया गया है तो T हाफ लाइफ टाइम हाफ होगा। ऐसा फ्रेंड्स ऐसा तभी पॉसिबल है जब यहाँ n की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी। रोज आफ्टर n इज इक्वल टू 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट होने के बाद हम लिख सकते हैं 1/R0 की पावर 1। दैट इज़ अगर हम इसको 2 टाइम्स करेंगे तो जो T हाफ लाइफ टाइम होगा यानी हाफ लाइफ टाइम होगा वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हाफ हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पावर इसकी 2 या 3 या कुछ और वैल्यू कैरी करती है तो ऐसा करने से अगर हम 2 टाइम्स कंसंट्रेशन को इंक्रीज कराते हैं तो हाफ लाइफ टाइम में आने वाला जो चेंज है वो ज़्यादा आएगा। बिकॉज अगर ऑर्डर 2 हुआ तो कंसंट्रेशन 2 टाइम करने से हाफ लाइफ टाइम 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाता। लेकिन हमसे पूछा गया है कि हाफ लाइफ टाइम भी हाफ हो जाता है अगर कंसंट्रेशन को डबल कर दिया जाता है। सो ऐसा तभी पॉसिबल है जब n की वैल्यू यहाँ 2 हो। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 2। द रिएक्शन 2SO2 plus O2 give rise to 2SO3 is carried out in 1 decimeter cube that is 1 लीटर वेसल। 1 लीटर वेसल के अंदर ये रिएक्शन कैरी आउट की गई है और फिर इसी रिएक्शन को 2 लीटर के वेसल में परफॉर्म किया गया है। द रेशियो ऑफ द रिएक्शन वेलोसिटीज, रिएक्शन वेलोसिटी दैट इज रिएक्शन रेट का रेशियो क्या होगा। सो इन फर्स्ट केस दैट इज व्हेन द वॉल्यूम इज 1 डेसीमीटर क्यूब। जब वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब थी तो इस इक्वेशन का रेट दिया जाएगा रेट इज इक्वल टू K SO2 की कंसंट्रेशन की पावर 2 एंड O2 की कंसंट्रेशन की पावर 1। बिकॉज जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स होते हैं वो पावर चले जाते हैं। बट जब हमने इसकी वॉल्यूम को 1 डेसीमीटर क्यूब से 2 डेसीमीटर क्यूब किया होगा तब इनकी कंसंट्रेशन हाफ हो गई होंगी। सो जो नया जो रेट आएगा यानी सेकंड केस में दैट इज रेटेड एस विल बी K SO2/2 उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज O2/2 उसकी कंसंट्रेशन का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज होने से कंसंट्रेशन डिक्रीज हो जाती है। तो से SO2 की कंसंट्रेशन लेट कर हम x मान लेते हैं और O2 की कंसंट्रेशन को हम y कंसिडर कर लेते हैं। सो इन फर्स्ट कंडीशन रेट इज इक्वल टू K x² इंटू y एंड इन सेकेंड कंडीशन K इज इक्वल टू रेटेड एस इज इक्वल टू K SO2 x कंसिडर किया है तो x/2 का होल स्क्वायर दैट इज x²/4। इसी टाइप से O2 की कंसंट्रेशन का हाफ और O2 की कंसंट्रेशन मानी गई है y/2। सॉरी ये जो पावर है ये 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की पावर 1 है। सो इनिशियल जो रेट है वो ये है, फाइनली जो रेट है वो ये है। हम इनका रेशो चाहिए। सो रेट डिवाइडेड बाय रेट डैश इज इक्वल टू K x² अपॉन y। यहाँ से आएगा K
एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इंटू वाई अपॉन 2। सो के एक्स स्क्वायर से के एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सो इसलिए यहाँ से पता चल रहा है कि जो रेट आएगा 8:1 आएगा। 14 रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन इज, रिएक्शन का रेट कांस्टेंट दिया गया 175 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फ्रेंड्स किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट के यूनिट कैलकुलेट करने का एक जनरल तरीका होता है, दैट इज मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n-1 एंड सेकेंड इनवर्स। सो इफ वी पुट n इज इक्वल टू 3, अगर हम n की वैल्यू 3 पुट कर दें हैं, वी गेट दिस यूनिट, हमें ये यूनिट मिलती है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी 3। 1 अपॉन a वर्सेस टाइम इज ए स्ट्रेट लाइन। 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ a को जब हमने टाइम के विद रिस्पेक्ट टू प्लॉट किया तो वो लाइन हमें स्ट्रेट मिली। बताइए कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। सो फ्रेंड्स 1 अपॉन कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट तभी आता है जब आप वो इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की हो। सो फ्रेंड्स मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, सो इस ऑर्डर जो होगा वो सेकंड आएगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।